थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा सीरियस टॉक कर लिया जाए। बहुत दिनों से कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिल रहे थे और बोलते थे कि बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं जेई और नीट की, पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम जेई वाले लाइन में ज़्यादा आ रही थी। और ज़्यादा ये आ रही थी कि जेई के बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं जेई की, लेकिन अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी राइटली ओरिएंट नहीं है कि उनको जेई के प्रिपरेशन में एग्जैक्टली आगे जाके करना क्या है, एग्ज़ाम को देना कैसे है, किस एग्ज़ाम के थ्रू, कितने रैंक के थ्रू, कितने परसेंटाइल के थ्रू कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सा कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या मैंने एग्जैक्टली करना क्या है। क्या हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी से कुछ 8-10 महीनों के बाद, उसके लिए हम रिक्वायर्ड तरीके से ओरिएंट, यानी हम राइटली अपने माइंड को अलाइन करके रखें कि हम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें किस रैंक, जैसे आज कोई परफॉर्मेंस आता है एग्ज़ाम का। अभी कुछ दिनों पहले जेई मेन का जनवरी रिजल्ट आया था, तुम लोग ध्यान दे पाए थे बच्चों उस रिजल्ट को? उसके बाद जेई मेन का अप्रैल रिजल्ट आया। दोनों रिजल्ट में क्या डिफरेंस था उसको ऑब्जर्व कर पाए? क्या था दोनों में डिफरेंस? यानी जेई मेन का जनवरी रिजल्ट पूरी कंट्री का जो भी आया, किसी भी कोचिंग का पब्लिश हुआ, और जेई मेन का जो अप्रैल रिजल्ट पब्लिश हुआ, उन दोनों में क्या डिफरेंस था ये तुम देख पाए, जान पाए कि जेई मेन का जनवरी रिजल्ट जेई मेन के अप्रैल रिजल्ट से कैसे डिफरेंट होता है? कोई एक बच्चा बता सकता है क्लास में? मेरा क्वेश्चन सुन लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या जेई मेन का जनवरी रिजल्ट और जेई मेन के अप्रैल रिजल्ट में क्या फर्क है? हाउ इज जेई मेन अप्रैल रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम जेई मेन जनवरी रिजल्ट? ये मेरा एलिमेंट्री क्वेश्चन है तुमसे। हाँ बोलो बेटा। जनवरी रिजल्ट्स में सर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं, कंपटीशन कम होता है क्योंकि उसमें से बोर्ड्स का भी इस बच्चे ने कहा कि जेई मेन का जनवरी में कंपटीशन थोड़ा कम होता है और जेई मेन के अप्रैल में कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, ये उसने कहा। कोई और फंडामेंटल डिफरेंस? पहले हम लोग एकदम एलिमेंट्री टॉक तो कर लेंगे। जेई मेन का जनवरी रिजल्ट जो पब्लिश होता है या आता है, अनाउंस होता है, और अप्रैल में फिर से अनाउंस होता है, उन दोनों रिजल्ट्स में, कंट्री के रिजल्ट में डिफरेंस क्या है? कोई और बच्चा? और अगर तुम लोग नहीं बता पाते हो या बता पाते हो, ये इतना इजी क्वेश्चन है, असल में तो ये एकदम इस प्रिपरेशन की ABCD की तरह है। कोई और बच्चा बताना चाहता है? एनी स्टूडेंट? सर पवन सर, क्वेश्चन तुम करेक्ट पूछ रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन हम राइटली करेक्टली पुट कर रहे हैं ना? क्योंकि देखो भाई, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये लोग हैं सब। तो कोई बच्चा बताना नहीं चाह रहा है? तुम बताओगे बेटा? हाँ बोलो। तुम्हारा नाम सौम्या है? हाँ बोलो। तो 12th के बच्चे जो होते हैं वो अप्रैल में ज्यादा अच्छा स्कोर करने का चांस होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि जेईई मेन का जनवरी का रिजल्ट और अप्रैल के अनाउंस रिजल्ट में क्या फर्क है? दोनों रिजल्ट में यह फर्क है कि जेईई मेन का जनवरी रिजल्ट सिर्फ परसेंटाइल अनाउंस करता है और जेईई मेन का अप्रैल रिजल्ट रैंक अनाउंस करता है। क्या नहीं लगता कि हम ये आंसर एक बहुत ही क्रूशियल आंसर है समझने के लिए? फिर रिपीट कर लो। जेईई मेन का जनवरी रिजल्ट क्या अनाउंस करता है? परसेंटाइल अनाउंस करता है, यानी कह लो कि तुम्हारा जो पोजीशनिंग है वो अनाउंस करता है। और जेईई मेन का अप्रैल रिजल्ट तुम्हारी रैंक अनाउंस करता है, ऑल इंडिया रैंक। जेईई मेन के परसेंटाइल से कॉलेजेस मिलते हैं फाइनली, या ऑल इंडिया रैंक से? ऑल इंडिया रैंक से। अब अगला क्वेश्चन, जेईई मेन का जो परसेंटाइल आता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब होता क्या है परसेंटाइल? कैसे परसेंटाइल आता है? एग्जैक्टली होता क्या है परसेंटाइल? क्या इस बारे में कोई सोचे हो कभी? जैसे अभी तुम यहां एग्जाम देते हो तो क्या यहां परसेंटाइल अनाउंस होता है कि मार्क्स और रैंक? तुम जो कैटजी में एग्जाम देते हो कंबाइंड टेस्ट, उसमें मार्क्स और रैंक अनाउंस होता है या परसेंटाइल? तो क्या कोई बताएगा क्लास में कि परसेंटाइल कैसे मार्क्स और रैंक से डिफरेंट है? हाँ बोलो बेटा। एक बार तुम यहां आओगे प्लीज, इधर आ जाओ। मेरा क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? मार्क्स या रैंक से परसेंटाइल कैसे डिफरेंट है? हाँ बोलो बेटा, मार्क लो। सर जैसे जो परसेंटाइल होता है, सपोज कोई स्टूडेंट अगर 98
98% हाई स्कोर कर रहा है, तो रिमेनिंग 2% मतलब शो करे कि मतलब पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब 2% स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अभी पीछे है अभी भी। अच्छा, इस बच्चे ने बताया कि जिसका 98 परसेंटाइल आया है यानी कि वो 2% स्टूडेंट से पीछे है। कितने? इंडिया के सारे बच्चों से। सारे बच्चों का मतलब क्या हुआ बताओ? सारे बच्चों का मतलब सारे बच्चे जितने एग्जाम दिए टोटल अपीयर्ड से, जिसका 98 परसेंटाइल है, यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि वो 2% से पीछे है। उसने गलत नहीं कहा है, 2% से पीछे है यानी कि वो बच्चा 98% एप्लीकेंट से ऊपर है, यानी 98% एप्लीकेंट्स उससे नीचे है, यानी वो टॉप 2% में है। कहां पे है वो? टॉप 2% में। बैठ जाओ संजीवनी। देखो बेटा, परसेंटाइल ये, अब देखो ये जो एग्जाम्स हैं, एक बार ऐसे देखा जाए, अभी कुछ दिनों पहले देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे हाथ में ये रिजल्ट है, ये वाला था जेईई मेन का जनवरी रिजल्ट, देख रहे हो? ये जेईई मेन का जनवरी रिजल्ट अनाउंस हुआ था, और ये जो अनाउंस हुआ ये जेईई मेन का अप्रैल रिजल्ट यानी रैंक लिस्ट अनाउंस हुई, और ये जो कल अनाउंस हुआ ये बोर्ड परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ। कितने बच्चे आज मॉर्निंग में देख पाए अखबार में बोर्ड का रिजल्ट? देख पाए? तुम लोग जो कि अभी 12th में हो, तुम्हारे लिए ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी से बस कुछ ही महीनों बाद, अभी से 7, 8, 10 महीनों बाद तुम बोर्ड भी दोगे, जेईई भी दोगे। नीट वाले बच्चे नीट का एग्जाम मई में देंगे, बोर्ड का एग्जाम मार्च में देंगे। तो तुम्हारे लिए, इस बैच के लिए पर्टिकुलरली ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, और इसी बीच में रुक के हम लोग रिजल्ट का डिस्कशन भी कर लेंगे, एनालिसिस भी कर लेंगे, और थोड़ा मिलजुल कर एक ओरिएंटेशन सेशन कर लेंगे। देखो, जो 12th के बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो या तो वो पीसीएम कैटेगरी के साथ पढ़ते हैं या पीसीबी कैटेगरी के साथ। जो पीसीएम कैटेगरी के बच्चे हैं वो जेईई के लिए ओरिएंट होते हैं या अपने को आगे बढ़ते हैं, और पीसीबी के बच्चे नीट के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे जेईई का एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, वो 2 एग्जाम देते हैं। एक देते हैं जेईई मेन का एग्जाम और एक देते हैं जेईई एडवांस्ड का एग्जाम। जेईई मेन का जो एग्जाम होता है वो 2 सेशंस में होता है। बीच में कोरोना के साल में, बीच के फेज में ये 4-4 बार होने लगा, लेकिन ये 4 बार नॉर्मल नहीं है। पहले जेईई मेन सिर्फ 1 बार होता है, और उसमें सिर्फ मार्क्स के बेस पे एग्जाम होता था, मार्क्स। तब जेईई मेन 360 नंबर का एग्जाम था, अब जेईई मेन 300 नंबर का एग्जाम है। तो जेईई मेन पहले मार्क्स के बेस पर अपना रैंक अनाउंस करता था, अब वो परसेंटाइल के बेस पर करता है और बच्चे को 2 चांस देता है। जेईई मेन एक बार अपना एग्जाम कराता है जनवरी में और दूसरी बार कराता है अप्रैल में। और जनवरी में जो एग्जाम वो कराएगा, हर एक बच्चे को दिखाई पड़ रहा है पीछे से, जब वो जनवरी में एग्जाम कराता है तो जनवरी एग्जाम और अप्रैल एग्जाम, क्या ये दोनों सेशन सारे बच्चों को अलाउड है या एक सेशन अलाउड है? बोलो। जेईई मेन का बच्चे को टोटल कितने चांसेस मिलते हैं? जेईई मेन के इस एग्जाम के इंडिया में मैथ्स के बच्चे को कितने चांसेस मिलते हैं? बोलो। 4। कितने मिलते हैं? जेईई मेन एग्जाम टोटल एक बच्चे को 3 बार चांस मिलता है, यानी 3 साल। कितनी बार? 3 साल। पहला चांस 12th के साल में, दूसरा चांस 12th के बाद, और तीसरा चांस उसके 1 साल बाद। ध्यान सुनना, ये बात कितने लोग जानते थे? हाथ उठाओ। श्योर थे एकदम इस बात को लेके? जेईई मेन 12th के साल पहली बार, 12th के अगले साल दूसरी बार, 12th के अगले साल एक बार और। हर साल में जेईई मेन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। यानी ओवरऑल तुम कितनी बार बैठ पा रहे हो एग्जाम में? असल में तुम 6 बार एग्जाम में बैठ पा रहे हो।
तो 6 बार, लेकिन बच्चे जेई के बच्चे बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होता है जो जेई मेन अपना तीसरी बार देने की कोशिश करता है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, मतलब ये शायद ही एकदम नेग्लिजिबल परसेंटेज होगा। तो यानी बच्चे जेई मेन असल में देते हैं या देना चाहिए भी ओवरऑल कितनी बार? 2 साल दे देना चाहिए अगर ठीक पहली बार नहीं हुआ तो जेई मेन 2 बार, एक बार 12th के साथ। जेई एडवांस कितनी बार दे सकते हैं? 2 बार। कब कब? 12th के साल, 12th के अगले साल। अगर हमने 12th के बाद एग्जाम नहीं दिया तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास बची है कि लैप्स हो गई है? अगर हमने 12th के साल जेई मेन नहीं दिया या जेई एडवांस नहीं दिया तो हमारी अपॉर्चुनिटी, वो चांस बचा है या लैप्स हो गया है? कितने को लोग को लगता है कि लैप्स हो जाएगा और कितने लोगों को लगता है कि बची रहेगी? काश कि हमारे लगने से कुछ होता। होगा वही जो रूल हो। और रूल क्या है? देखो बच्चों, ये सेशन की हम लोगों को कितनी जरूरत थी। अब देखो, हम लोग अगर जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं और हम इन एसेंशियल रूल्स को नहीं जानेंगे, एकदम कोर एसेंशियल बोल ना, इसी को तो ABCD बोलते हैं ना। अगर हम ये नहीं जानते कि जेई मेन और एडवांस दिया कितनी बार जाता है तो और हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, जब तक तुम अपने एग्जाम को बेहतरीन नहीं जानते हो तब परफॉर्म करने में हमेशा घबराहट रहेगी, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जाम वेल। अब जान लो, जेई मेन 2 बार दिया जाता है और जेई एडवांस 2 बार। हर बच्चा सुन रहा है ध्यान से? जेई मेन 12th के साल में तुम दोगे तो चांस रहेगा, नहीं दोगे तब भी चांस खत्म हो जाएगा। यानी कि दे दो तब भी यूज हो जाएगा, नहीं दोगे तब भी कंज्यूम। अगले साल दो तो कंज्यूम, नहीं दिए तो भी कंज्यूम। यानी टोटल जेई का अगर कहा जाए तो हमारे पास पहला चांस 12th में है और अगला चांस 12th के बाद। तो जेई में जनवरी और अप्रैल। अब अगला क्वेश्चन, जो बच्चे जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं वो जेई एडवांस के लिए जाते हैं। जेई मेन में क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? जेई मेन में क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? क्या जेई मेन सिर्फ एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है या अपने आप में भी ये कोई एग्जाम है? इज माय क्वेश्चन गेटिंग क्लियर टू यू? क्या जेई मेन एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है जैसे प्रीलिम्स, या ये अपने आप में एक स्टैंडअलोन एग्जाम भी है? स्टैंडअलोन समझ रहे हो? यानी खुद में एक एग्जाम। क्या है बताओ? खुद में। तो क्या ये प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है? प्रीलिम्स एग्जाम भी है और एक स्टैंडअलोन एग्जाम भी है। यानी जेई मेन देकर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और जेई मेन देकर अगर आप एडवांस नहीं दिए या नहीं दे पाए तो भी जेई मेन की अपनी रैंक के बेसिस पर भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस आज जिस एग्जाम का सहारा ले रहे हैं वो कौन सा एग्जाम है? जेई मेन। अमितेश बेटा अननेसेसरी नहीं हंस रहे हो ना? तो जेई मेन आज वो एग्जाम है जिसके थ्रू आज इंडिया के मोस्ट कॉलेजेस आज जेई मेन के साथ अपने को अटैच कर चुके हैं। बहुत सारे स्टेट के अपने एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने एक एग्जाम का नाम सुना था पहले, यूपीटीयू इसको बोलते थे, जो बाद में उसका नाम हो गया यूपीएसईई, जिसका असल में बाद में नाम हो गया यूपीएसईई। यूपीएसईई के थ्रू जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम होते थे वो खत्म हो गए। और नीरज सर ये सही इंफॉर्मेशन है ना? यूपीएससी एग्जाम खत्म हो गया, फॉर एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, मतलब फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो एग्जाम खत्म हो गया। यानी आज यूपी के कॉलेजेस किस एग्जाम का सहारा ले रहे हैं बताओ? मेन का। या कोई कॉलेज अपना एग्जाम ले लेगा वो अलग बात है, अदरवाइज वो किसकी रैंक पर एग्जाम लेगा? जेई मेन को। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बच्चों बोलो, समझ पा रहे हो? तो यानी कि अपने आप में अगर देखा, और जेई एडवांस से फिर किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है? ओनली आईआईटीज में, सिर्फ आईआईटीज में। तो जेई मेन के इन दोनों अटेम्प्ट के देने के बाद क्या हमको दोनों अटेम्प्ट देना कंपलसरी है? बोलो, दोनों अटेम्प्ट देना कंपलसरी नहीं है। आप एक भी दे सकते हैं, ये देखिए ये छोड़ दीजिए या ये देखिए ये छोड़ दीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई बुद्धिमानी तो इसमें हुई नहीं, क्योंकि इसमें जब तुम एग्जाम दोगे तो जो परसेंटाइल तुम्हारा आएगा और इसको दोगे जो परसेंटाइल आएगा, उसमें से कौन से वाले परसेंटाइल को चुना जाएगा? जो ज्यादा वाला है वो चुना जाएगा। तो बेहतर है कि हम ये भी दें और
ये भी थे। इसीलिए किसी बच्चे से ये एक्सपेक्टेड मैथ्स के स्टूडेंट से नहीं होना चाहिए कि वो जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट छोड़े। ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, यानी तुम्हें जनवरी का अटेम्प्ट जरूर से देना चाहिए। और जनवरी में ज्यादातर दिखाता है एक्सपीरियंस कि इस वाले का परसेंटाइल इससे बेहतर आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? अभी उस बच्चे ने वहां से आंसर किया था कि 12th के बच्चों के लिए अप्रैल वाला ज्यादा बेहतर है, पर एक्सपीरियंस शो कर रहा है, जनरल एक्सपीरियंस, कि जनवरी का परसेंटाइल अप्रैल पे भारी पड़ता है मोस्ट केसेस में। इसलिए जनवरी का अटेम्प्ट छोड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। हां, बहुत से बच्चे जनवरी अटेम्प्ट देके अप्रैल में अपना परसेंटाइल इंप्रूव करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन अधिकतर ये भारी पड़ जाता है। तो चलो ये हो गया। अब इससे जो हमारे पास रैंक आएगी वो क्या आएगी? बोलो बेटा, जेईई मेन की रैंक, और एक और चीज आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? जेईई मेन का परसेंटाइल। तुम्हें आइडिया है, यहां पे भी सरिंदर जी हैं नहीं, जेईई मेन का परसेंटाइल। अच्छा बताओ, कौन से बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे? जो बच्चे जेईई मेन दिए होंगे। और जेईई मेन का एक गवर्नमेंट एनटीए जब रिजल्ट अनाउंस करती है तो फाइनल अटेम्प्ट के बाद वो बताती है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर इतने इतने परसेंटाइल में है तो वो जेईई एडवांस देगा। ओबीसी कोटा का अगर इतने इतने परसेंटाइल में है तो देगा। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है अलग कैटेगरी, समझ रहे मेरी बात? अलग अलग कैटेगरी है, तो जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग परसेंटाइल जोन होता है। इतने इतने परसेंटाइल, अगर मान लो 75 परसेंटाइल तक, अगर हम बहुत गलत नहीं है, स्टैट्स देखना पड़ेगा हमको, 75 या 76 परसेंटाइल तक ओबीसी, अमन सर 75 या 76 पे ओबीसी दे पा रही है इस बार ना। एक बार रिजल्ट हम देख के हम लोग एग्जैक्ट बता देंगे, हर रिजल्ट में लिखा होता है ये बात। और एक बार सरिंदर जी से को बुला दीजिए जरा। तो परसेंटाइल अलग अलग होने पर अलग अलग बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस साल लगभग 90 परसेंटाइल जिस बच्चे का है वो बच्चा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। 90 के नीचे जनरल कैटेगरी का बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, यानी 90 परसेंटाइल। अब एक बात बताओ, 90 परसेंटाइल मतलब कितना हो गया? जरा एक बार अंदर बताओ, बोलो 90 परसेंटाइल मतलब क्या हुआ? यानी कि मतलब कितने बच्चे? सर आपके पास वो सर फोन देखना पड़ेगा हमको, आप एक प्लीज बता दीजिए हमको कितना कितना एग्जैक्ट स्टेटस है। इस बार जनरल बच्चे 90.778862 ऐसे है। इतनी परसेंटाइल के नीचे जनरल बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस, समझते हो जनरल ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जनरल कैटेगरी में भी एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस इस बार सरिंदर जी वो मिल गया हम परसेंटाइल 75.62 परसेंटाइल। कितना बेटा? 75.62। ओबीसी एनसीएल 74.611, एससी 51.97, एसटी 37.23। यानी एक एसटी बच्चा, शेड्यूल्ड ट्राइब का बच्चा कितनी परसेंटाइल आने पर एडवांस दे पाएगा? 37.23। और पीडब्ल्यूडी 0.00 पे दे पाएगा। पर पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का परसेंटाइल है 0.0013527। तो पीडब्ल्यूडी का बच्चा 0.00 पे दे पाएगा। तो एक अजीब सा बेनिफिट है पीडब्ल्यूडी होने का इसमें। एनीवे, मैम ये फोन सर को दीजिएगा प्लीज। अभी हम लोग पेशेंस बना के ध्यान समझ लेंगे। तुम लोग देखोगे तुम्हें वास्तव में इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं पता हो। तो परसेंटाइल वाली बात क्लियर हो गई बच्चों? अब बताओ कि जिस बच्चे का 90 परसेंटाइल आया है, असल में वो बताओ कि कितने बच्चों के मतलब कहां पे पोजीशन कर रहा है एग्जैक्टली। यानी जो 90 पे है, यानी वो 100% माइनस 90 इज इक्वल टू, यानी कि वो टॉप 10% में होगा।
टॉप 10% पे होने का मतलब टॉप 10% के बॉटम पर होगा। और अगर टॉप 10% के बॉटम पर है, यानी कि टोटल बच्चे अगर एप्लीकेंट 10 लाख हैं, बोलो टॉप टोटल बच्चे अगर 10 लाख हैं तो कितने, बताओ कितनी रैंक या कितने लोगों में होने पर आप जेईई एडवांस देने लायक बनेंगे? 1 लाख। टॉप 1 लाख, यानी टॉप 1 लाख परफॉर्मर्स जो होंगे उस एग्जाम के, वही लोग जनरल कैटेगरी के एग्जाम देने के लिए जाएंगे। कौन सा एग्जाम देने के लिए? तो अगर तुम एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हें एक अंदाजा लग गया कि तुम्हें कितनी, कहां पोजीशन करना है अपने को? टॉप 1 लाख। अच्छा, अब देखा जाए, लगे हां तो ये जान लिया जाए कि कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% स्कोर कर लेंगे। हमने कोई बहुत हाई 98% नहीं पूछा बच्चों, हमने बोला कितने बच्चों को लगता है कि वो बोर्ड में जाकर 90% के आसपास स्कोर कर लेंगे। जितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं उनको लगता है कि वो 90% स्कोर कर लेंगे। अच्छा, कोई बच्चे को बातचीत करना अलाउड एकदम नहीं है, हंसना, टाइम वेस्ट करना एकदम नहीं। ये देखो मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, इसी से बताते हैं। अच्छा बताओ, 90% वाली बात तो क्लियर होगा एकदम ना? तो 98% क्या होता है, 95% क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है? जैसे तुमने देखा था कि जेईई में जनवरी में एक बच्चे की फोटोग्राफ पूरे शहर में होर्डिंग पे लगी हुई थी। उस बच्चे का नाम है वैभव प्रकाश। देखा तुमने? वैभव प्रकाश, जिसका परसेंटाइल पब्लिश यानी कि अनाउंस हो रहा था, उसका था परसेंटाइल 99.83। अब जरा 99.83 परसेंटाइल को तुम रैंक में अंदाजन कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंपल 100 से माइनस करके एक बार सोचो कितना होना चाहिए। 99.83 है दो, हाँ कोई बच्चा बोला 1700 के आसपास, 1700-1800। फिर से बोलना बेटा, 17,000। क्या सही जोड़ रहा है? 10 लाख का, तुम्हें 10 लाख का टॉप 1% पकड़ना है। तो टॉप 99 मतलब टॉप 1% ना, तो और वो भी 99.83 है ना, तो कितना हो गया? अगर 99.83 तो बताओ उसकी रैंक कितनी हुई? लगभग होना चाहिए 2000 के अंदर, 1700-1800 कुछ इस टाइप की रैंक होनी चाहिए उसकी। अच्छा, हम लोग अंदाजा लगा लिए, लेकिन एग्जैक्ट क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम 10 लाख नंबर को अज्यूम कर रहे हैं ना, नंबर भी ऊपर नीचे होगा, कोई बच्चा एक सेशन देगा दूसरा नहीं देगा, फिर नॉर्मलाइज होगा, कई चीजें होती है इसके अंदर, वो तुम्हें बता देंगे। तो अगर देखा जाए कि ये बच्चा कहां पे पहुंचा, तो इसकी जो जेईई मेन की फाइनल रैंक आई, इसमें इसकी रैंक आई 1979। तो यानी हम लोग का जो परसेंटाइल का अंडरस्टैंडिंग था वो सही जा रहा है? बोलो 1979 सही गया ना एकदम? क्योंकि इस बच्चे का परसेंटाइल वही वाला रहा ज्यादा जो इसका जनवरी में आ गया था। अप्रैल में इस बच्चे का परसेंटाइल अपने जनवरी वाले से कम आ गया। और कम भी क्यों आया? क्योंकि ये बच्चा जब 99.83 पे आ गया था तो ये समझ गया था, क्या समझ गया था उसकी बताओ, कि मेरी रैंक अब इससे कम तो नहीं होगी। जब ये जान गया कि मेरी रैंक विद इन 2000 आ ही जाने वाली है, तो बेटर क्या होगा कि किस एग्जाम पे कंसंट्रेट किया जाए? एडवांस पे कंसंट्रेट किया जाए। और एडवांस का एग्जाम जेईई मेन के एग्जाम के टेम्परामेंट से बहुत डिफरेंट एग्जाम है। एडवांस का एग्जाम जेईई मेन के टेम्परामेंट से बहुत ही अलग एग्जाम है। अच्छा, अब जरा अगर यहां तुम देखोगे, ये जो बच्चे तुम्हारे सामने कल बोर्ड में दिख रहे हैं, ये जो 12th के बच्चे, कल 12th के बच्चे, मैम कितने बच्चे क्लास में थे? 235 218 बच्चों में ये कुछ 31 बच्चे रहे जो 90% के ऊपर स्कोर किए। यहां लिखा है ये वही तुम्हारे सब कैंपस के ही सीनियर 1 ईयर सीनियर बच्चे ये सब हैं। इनमें से जब हम देख रहे हैं तो ये बायो और मैथ्स के मिक्स बच्चे हैं।
जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो तो अभी नीट का एग्जाम दिए हैं और उनका रैंक अभी मतलब रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बोर्ड का एग्जाम भी दिए हुए हैं और उनका जेईई मेन का रिजल्ट भी आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो एक हल्का सा अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, एक हल्का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे पास एक ये छोटी सी स्टैटिस्टिक्स की एक टेबल तुम्हारे लिए लाए हैं देखने के लिए, जिससे अंदाजा कुछ लगेगा। जैसे पहला बच्चा इसमें है, मैथ्स के बच्चों की बात कर रहे हैं, बायो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बायो के बच्चों का नीट का परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी आया ही नहीं, इसीलिए बायो बच्चों को हम नीट का बता नहीं पा रहे हैं। लास्ट ईयर का एनालाइज करेंगे, बता देंगे इसको। रमेश गिरी जी, वैसे लास्ट ईयर वाला जो हम लोग का फ्लैप है ना 8 पेज वाला, वो दे दीजिएगा नीट बच्चों के लिए, वो जो 8 पेज वाला एक ला दीजिएगा। बच्चों ये देखो, पहला बच्चा आरव है, उसका परसेंटेज आया है 96.8, मैथ्स का बच्चा है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज के साथ हम लोग जान लिया जाए कि उसका जेईई मेन का परसेंटाइल कैसा है। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा पाएंगे कि एक बच्चे का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, कि बोर्ड परफॉर्मेंस और जेईई परफॉर्मेंस या नीट परफॉर्मेंस आपस में कैसे बैलेंस आउट करता है लास्ट में जाकर, कहां पे आकर दोनों की लाइंस कहीं आपस में मैच करती है कि नहीं। तो इसका आंसर ये स्टैटिस्टिक्स देगा। आरव का 96.8% है और इसका जेईई मेन परसेंटाइल है 99.4821, यानी कि इसका जेईई मेन परसेंटाइल भी काफी। और हाँ, किस बच्चे ने कहा अभी ये बात? बहुत अच्छा, बहुत फास्ट। कभी कभी लगता है बड़ा इजी कैलकुलेशन, लेकिन जल्दी से हो नहीं पाता माइंड में। उस बच्चे ने फटाक से बताया कि उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए बेटा? 6000। उसने कहा 6000 में होनी चाहिए, और उसकी रैंक यहां दिख रही है, ऑल इंडिया रैंक 6120। तो 6000 रैंक पे क्या उसको एक रेस्पेक्टेबल एनआईटी और रेस्पेक्टेबल ट्रेड मिल जाएगा? इसका आंसर है यस, एकदम मिल जाएगा, एकदम आराम से रेस्पेक्टेबल एनआईटी, रेस्पेक्टेबल ट्रेड। अगला 96.2 पे एक मैथ्स का बच्चा है, आर्क, उसका परसेंटाइल है। अब हम लोग फास्ट पढ़ेंगे टाइम बचाने के लिए, तुम्हें बस एक आइडिया तो लगाना है ना कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या कोई रिश्ता है क्या। तो रिश्ता क्या है, और देखो 96 पे उसका रिलेशनशिप है 97.62। 95 वाले बच्चे का परसेंटाइल है 98। 95 अगला बच्चा है, उसका परसेंटाइल है 93। एक सुनते रहो जनरल स्टैटिस्टिक्स, दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप पॉसिबल है, नहीं है, कोई अनजाने में बना हुआ रिलेशनशिप भी है क्या, देखा जाए। 95 का 93, अगला 95 बच्चा है, उसका है 95। क्या है 95? परसेंटाइल। अगला बच्चा है, उसका परसेंटेज है 94.8 और उसका परसेंटाइल है 99.72। उसका अगला बच्चा है, उसका 94 परसेंटाइल है और परसेंटाइल है 99.3। फिर 94 है तो उसका परसेंटाइल है 93.8, मतलब 90.8। अगला बच्चा है 93.8, उसका परसेंटाइल है 95। फिर 93.6 तो उसका परसेंटाइल है 99.39। फिर 93 पे है 89, 93 पे है 99, 92 पे है 96, 92 पे है 89.9, 91.8 पे है 96.3। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? परसेंटेज और परसेंटाइल, बस तुम एक फिगर भी सुन रहे हो। फिर 90% पे है 97.7, फिर 90% पे है 98.1 और 90% पे है 82.4। और एक बच्चा, ये सारे बच्चे वो है बेटा जो तुम्हें इस कल के रिजल्ट पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमने तुम्हें जो बताया ये सब ये वही बच्चे हैं जो सामने देख रहे हो। इसमें जितने मैथ्स के बच्चे हैं 21 बच्चे, उन 21 बच्चों के बारे में तुम्हें बताया हमने अभी। एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा सुनाई पड़ा कान में कि सारे 90 वालों का परसेंटाइल 90, 95, 92, 93, 98, 99 कुछ इस तरह रहा? बोलो, सामने ही है ना सर, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। एक 90% वाले परसेंटेज वाले जितने बच्चे यहां थे उन सब का परसेंटाइल जनरल 92, 93, 95, 98, 99 इस कैटेगरी में सब के सब चले गए।
तो क्या बोर्ड का परफॉर्मेंस और जेई का परफॉर्मेंस आपस में बैलेंस आउट हो सकता है? सामने ही है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सामने है। एक बच्चा मिला हमको, वैसे तो हम कहां तक जा पाते, एनालिसिस उतना डीप नहीं कर पाए थे, अब इसलिए हमने इन्हीं बच्चों को पकड़ लिया जो सब यहां दिखाई पड़ रहे हैं, जो यहां दिख रहे हैं। अब ये जेई मेन के बच्चे जो हैं, इसमें बेटा ये सब जैसे एक बच्चा है तपस जायसवाल, हॉस्टल में रहता है। कितने बच्चे जानते हैं तपस को? हॉस्टल है। तो तपस जायसवाल जो बच्चा है, जैसे उसका परसेंटाइल हमें दिखाई पड़ा, उसका परसेंटाइल दिखा 98.08 दिखा, 98.08। उसकी रैंक कुछ 22,000 के आसपास है और उसका बोर्ड परसेंटेज है 95.6। ठीक है, समझ पा रहे बच्चों? लेकिन इस पूरे रिजल्ट में ये जो बच्चे सब है ना, ये सब 98 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे हैं, ये सब, ये जेईई मेन में। लेकिन एक बच्चा था जिसका बोर्ड परसेंटेज कम है, एक मिला बस, जस्ट 1। ये सब वही हैं जो यहां दिखाई पड़ रहे हैं या कुछ इधर उधर हैं थोड़े बहुत, पर एक दिखा बस, जस्ट 1। उसका नाम है शिवांश त्रिपाठी। उसका परसेंटेज तो 84.6 है, लेकिन उसका जो परसेंटाइल है वो 98.4 है और रैंक कुछ 18,000 के आसपास है। यानी, और इवन वैभव प्रकाश जो बच्चा 1900 समथिंग रैंक पाया हुआ है, 1979 उसका बोर्ड परसेंटेज 91 है। उसका बोर्ड परसेंटेज 91 है। और जो 96.8 बच्चा पाया है, उसकी रैंक कितनी थी? कुछ 6,000 समथिंग रैंक थी उसकी ना। बोलो, समझ पा रहे मेरी बात? तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया इससे कि क्या बोर्ड और जेईई के परफॉर्मेंस में एकदम सीधा रिलेशनशिप है? बोलो, क्या कोई ऐसा बना अभी मैट्रिक्स कि एकदम बोर्ड में टॉप तो जेईई में टॉप, ऐसा कुछ बना क्या? ऐसा तो नहीं बना, बिल्कुल ऐसा नहीं बना। बोर्ड का थोड़ा नीचे वाला जेईई में ऊपर चला जा रहा है, ये वाला थोड़ा नीचे चला रहा है, लेकिन एक जनरल 90% के ऊपर पाने वाले बच्चों का जो एक, यानी जेईई के अच्छे परफॉर्मर बोर्ड में भी अच्छा कर ले रहे हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो जा रही है। और इसके बाद जो बच्चे इन परसेंटाइल में अच्छा करते हैं वो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर करते हैं और इस एग्जाम के बाद वो सिर्फ एलिजिबल होते हैं एक कॉलेज के एडमिशन के लिए, आईआईटीज। और जेईई मेन के थ्रू बताओ कि कौन से कॉलेजेस के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं या एलिजिबल होते हैं? एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कोई बच्चा उसने शायद डीयू बोल दिया। डीयू मतलब क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे क्या रिलेशनशिप है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का से कोई रिश्ता नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन अगर होना है, वो एक दूसरा इंडिया में एग्जाम है, सब उसका नाम CUET है, कुछ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उन सब के थ्रू, उनका तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए बच्चों। एक और कॉलेज है, उसका नाम तुम्हें जान लेना चाहिए, GFTIs, यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और पवन सर, इसका फुल फॉर्म क्या है एग्जैक्टली? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यानी ऐसे कॉलेजेस जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, यानी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन उनकी, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन उनकी कैटेगरी कौन सी नहीं है? उनकी कैटेगरी IIT वाली भी नहीं है, उनकी कैटेगरी NIT भी नहीं है, ट्रिपल IIT भी नहीं है, लेकिन है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस। हाँ, क्या बोला? DTU, यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी GFTIs में आती है। GFTIs का बेटा लिस्ट, कौन से कॉलेजेस कैसे हैं, GFTIs के अंदर, सर GFTIs के अंदर ही तो IISER और ये सारे जो कॉलेजेस हैं, ये भी तो सब GFTIs में आते हैं, लेकिन वो IIT, NIT, ट्रिपल IIT कैटेगरी में नहीं है। अब IIS, तुमने इनका नाम सुना है बेटा? IISc,
और इनका नाम सुना है IISER। ये कॉलेजेस भी GFTIs हैं, बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल, लेकिन ये IIT, NIT या IIIT नहीं है। और ऐसे और बहुत कॉलेजेस हैं। अभी हम लोग थोड़ा थिक नॉलेज पर ले लिया जाए तो ये सब एडमिशन और इसके अलावा प्लस न जाने कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जो आज जेईई मेन के रैंक और परसेंटाइल पर एडमिशन अलाउ करते हैं, अपना एग्जाम भी लेते हैं और जेईई मेन की रैंक और परसेंटाइल को भी वैल्यू देते हैं। यानी अगर तुम देखो बेटा तो तुम सबको एक एग्जाम को अपने बहुत देना तो क्या, दोनों ही एग्जाम ध्यान से चाहिए, मगर एक एग्जाम के तुम्हारे पास कॉलेजेस का पूरा लाइन लग जाता है और वो कौन सा एग्जाम दिखाई पड़ता है। और विद टाइम जेईई मेन ने क्या किया है, जेईई मेन अपने थ्रू इतने कॉलेजेस, माने गवर्नमेंट के सारे कॉलेज समझ लो जेईई मेन के अंदर लेके एक इंडिपेंडेंट एग्जाम पूरा जेईई एडवांस सिर्फ आईआईटीज के लिए है। मगर तुम्हें क्या लगता है, ये सारे आईआईटीज का जो रैंक है वो बराबर है, स्तर बराबर है? बोलो, क्या सारे आईआईटीज का रैंक एक बराबर है? नहीं, बहुत सारे आईआईटीज का रैंक पुराने एनआईटीज के और IIITs के नीचे है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग में अपीयर करते हैं तो वो अगर आईआईटीज की रैंक अच्छी नहीं होती है तो वो कहां ज्वाइन कर लेते जाकर, वो एनआईटीज या IIIT ज्वाइन कर लेते हैं जाकर, क्योंकि उनको बेहतर ट्रेड और बेहतर कॉलेज उधर मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है? यानी एक बच्चे के पास दोनों रैंक का कितना सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, यहां तक की बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई? एक राइट समझ में आई बात कैसे एनआईटीज IIIT यहां जाना है? तो आईआईटी, एनआईटीज, IIITs और जो ये बच्चे हैं 12th PCB के बच्चे जो कौन सा एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे। सर अब जेईई एडवांस अब कितने नंबर का हो रहा है? 360 और जेईई मेन 300। जेईई मेन एग्जाम 300 और जेईई एडवांस फिक्स नहीं रहता। कौन सा एग्जाम फिक्स नहीं रहता? एडवांस। ये ऊपर नीचे हो जाता है मार्क्स इसका। इस एग्जाम के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। दोनों के एग्जाम पैटर्न में भी फर्क है, तुम लोग एग्जाम ऑलरेडी देते हो यहां पे। नीट का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है और इसमें कितने मार्क्स आने पर, अच्छा मेडिकल कॉलेजेस में क्या चीज मेन मैटर करती है? मेन मैटर करती है अलग अलग रैंकिंग से देकर, लेकिन आपको कहां एंटर करने को ट्राई करना है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करने के लिए जो एक हर साल का एक जनरल ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जनरल ट्रेंड वो दिखाई पड़ रहा है कितना मार्क्स, एक जनरल, कभी कभी ये 597 तक भी आ जा रहा है, 596 तक भी आ जा रहा है, लेकिन बहुत नीचे नहीं आ रहा है। और कभी कभी 605 पे क्लोज जाता है, 608 पे क्लोज जाता है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए एक जनरल कॉमन सेंस होना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट के पास, नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट के पास, कि उसको एग्जामिनेशन में 600 या 600 से ज्यादा मार्क्स को हिट करना है। और इसके लिए उसको अपना इस एग्जाम में उसको अपने स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी स्कोर अगर तुमने नहीं जुटाया तो 600 मार्क्स के आसपास पहुंचना काफी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बच्चों के लिए बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटिवली स्कोरिंग होना चाहिए और बायोलॉजी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितना उसमें मार्क्स जुटा सके, तो नीट के मार्क्स इस तरह। अब इसके बाद अगर तुम ये देखो, यहां मेरे पास दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ये मेरे पास जेईई मेन का ये रैंक लिस्ट दिख रही है। ये मेरे सामने डिस्प्ले कर देंगे ना, ये मेरे सामने दिख रहा है, ये वाला दिखा दीजिए।
ये मेरे सामने जेआरएस का रिजल्ट दिख रहा है, ये मेरे सामने कैटजी का रिजल्ट दिख रहा है, ये ओरिजिन्स का दिख रहा है, और ये कैटजी का रैंक लिस्ट। ये 3 कोचिंग्स का और भी कोचिंग्स का पब्लिश ऑफ कोर्स हुआ होगा उस पर। आकाश का रिजल्ट असल में न्यूज़पेपर में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो पब्लिश हुआ ही नहीं, आईआईटी का जो जेईई मेन का आया। सीरियसली सुन लिया जाए, तुम्हारे ही बेनिफिट की बात हो रही है, और तुम जहां पढ़ रहे हो, जैसे अपने सिलेक्शन की तरफ मूव करोगे, उसी का एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करें। तो पहले तुम्हें क्या किए, सबसे पहले तुम्हें हम ओरिएंट किए इस बात के लिए कि रिजल्ट को देखना कैसे है और समझना कैसे है, या हमें क्या करना है। अब इसके बाद ये जो 3 रिजल्ट हमने देखा, अब देखो इसमें कैसे हमें परफॉर्मेंस को अगर असेस करना है, क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो जहां तक मेरी एक जनरल आइडिया है कि जेआरएस कोचिंग से कम सर 4,000 बच्चे, करीबन 4,000 बच्चे, 3800 बच्चे, इसी के आसपास बच्चों को अपेयर करना चाहिए एग्जाम में। करीबन 3,800, इससे कम 3,700, 3,800, 4,000, इससे कम बच्चे एग्जाम में अपेयर नहीं करते वहां से। तो अगर 3,800, 3,700, 4,000 के रेंज में बच्चे अगर एग्जाम में अपेयर करें और तुम्हारे सामने रिजल्ट है, एक बार उसको भाई तुम अल्टीमेटली तुम अपनी पढ़ाई और परफॉर्मेंस से एग्जाम में जाके सिलेक्ट होगे। फाइनली तुम्हें सिलेक्ट होना, जैसे इस बच्चे के सिलेक्ट होने से तुम सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, तुम सिलेक्ट होगे अपनी पढ़ाई से फाइनली। तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज, ऐसे घबराहट में नहीं जाना है, हमें देखना है मेरा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है और मेरे बैच के बच्चों का प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कैसा जा रहा है मेरे साथ। तो जैसे अब ये देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ 17,898 तक उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है, और कुछ लिखा है यहाँ पे, लिखा है 75 स्टूडेंट्स गेट रैंक्स विद इन 25,000, 75। और कैटजी में कितने बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें? कैटजी में दिखाई पड़ रहे हैं 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 28 सिलेक्शंस कैटजी में दिख रहे हैं, जबकि कैटजी में जो 28 सिलेक्शंस विद इन रैंक, ऑल इंडिया रैंक 25,000, ऑल इंडिया रैंक 25,000 के अंदर कैटजी से ही 28 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि कैटजी से टोटल बच्चे जो अपीयर किए होंगे वो टोटल, पहले तो सब अपीयर नहीं किए होंगे, सब बच्चे देते नहीं एग्जाम जाकर, लेकिन फिर भी कुछ रफली पकड़ लो कि 200 बच्चे या उससे कम मॉर्निंग बैच से अपीयर किए होंगे। कुछ रोहित सर यहाँ पर नहीं है ना, इवनिंग बैच में 80 से 90 बच्चे इवनिंग और टारगेट मिलाकर अपीयर किए होंगे। तो यानी कि टोटल कैटजी से बच्चे अपीयर किए होंगे 300 से अंदर, मतलब 270 के आसपास, मतलब 300 के अंदर बच्चे अपीयर किए, और 300 बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ एग्जाम दी, और उसमें से परफॉर्मेंस है ये 28 स्टूडेंट्स का। तो और ये करीबन हो सकता है 35-3700 में से ये कितने बच्चे हैं? 75। तो आपको अपने खुद का प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और सिलेक्शन क्या दिखाई पड़ रहा है? भाई सामने है आपके स्टैट्स, हम सामने देख बात करें। अच्छा, इसके बाद ये ओरिजिन्स कोचिंग है, इसमें भी कुछ उन्होंने नंबर लिखा तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 और 3 3 6 3 9, कुछ यहाँ पे 35 38 कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। और जो हमें लगता है कि इनके यहाँ से अगेन अपीयर करने की संख्या होनी चाहिए 2200, 2400, 2500, इसी के आसपास होनी चाहिए एग्जाम अपीयर। तो 2500 के आसपास स्ट्रेंथ में से ये परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है कुछ 35-36 बच्चों का, लगभग 3600 में से दिखाई पड़ रहा है कुछ 75, और कैटजी में 300 से कम बच्चों में दिखाई पड़ रहा है सिलेक्शन
28 विदिन 25,000। तो दूसरी बात, तुम रिजल्ट चेक करते हो बच्चों जेईई मेन का विद एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इसके थ्रू तुम रजिस्टर करते हो और इन दो डिटेल से तुम रिजल्ट चेक करते हो। ये ओरिजिन्स का रिजल्ट का ऐड है और इसमें एक भी बच्चे में एप्लीकेशन नंबर के साथ एक भी बच्चे में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। तो एक भी बच्चे के रिजल्ट में नहीं है, मतलब एक ही बच्चे में एप्लीकेशन नंबर के साथ डीओबी है ही नहीं, यानी कि आप किसी भी एक रिजल्ट को आप चेक नहीं कर सकते, एक भी रिजल्ट आप चेक नहीं कर सकते इसके अंदर। तो अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सारा रिजल्ट मैनिपुलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद जिस रिजल्ट को जरा सा भी वेरीफाई नहीं किया जा सके, पब्लिक कुछ वेरीफाई नहीं कर सकती इसको, माने बस ये एक ऐसा चीज है जो एक डेड कंटेंट है, सामने आपके है पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब इस रिजल्ट के बारे में आप खुद सोच लें। इसके बाद अगर आप देखें कि जेआरएस का रिजल्ट यहाँ पे है, जेआरएस के रिजल्ट में क्या एप्लीकेशन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो आंसर है यस। एप्लीकेशन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ हर बच्चे में लिखा हुआ है, उनका जनरल रैंक है, उनके स्कूल का नाम भी है, यानी इनका रिजल्ट को क्या ओपन करके वेरीफाई किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। कैटजी के रिजल्ट में हर रिजल्ट में एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, उसके साथ एक बच्चों के अंदर क्वेश्चन होता है ना कि मन के अंदर पेरेंट्स की होता है कि मैं 12th में पढ़ता हूं, मैं टारगेट में पढ़ता हूं, तो मेरा सिलेक्शन का क्या है एक चांस, या मन के अंदर थोड़ा एक रहता है जानने की इच्छा। तो आप जेआरएस के किसी रिजल्ट पर लिखा नहीं होता है या लिखा नहीं हुआ है कि ये बच्चा फाउंडेशन का है कि टारगेट का है, यानी आप इस बच्चे के इस ऐड को देखकर आप कुछ भी नहीं जान सकते कि बच्चा 12th में पढ़ता था या टारगेट में। ओरिजिन्स के रिजल्ट में किसी बच्चे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये बच्चा फाउंडेशन का है कि टारगेट का है, और कैटजी के हर रिजल्ट में इंडिकेट किया गया है साफ साफ फाउंडेशन टारगेट हर रिजल्ट पे लिखा है। साथ साथ कैटजी के हर रिजल्ट पे उस बच्चे का प्रोग्राम, उस बच्चे का स्कूल, उस बच्चे का बैच, उस बच्चे का परसेंटाइल तक साफ साफ मेजर किया गया है, ताकि अगर तुम्हारे ऐसा एक प्रिपेयर करने वाला बच्चा इस रिजल्ट को देखे तो ये कनेक्ट कर पाए कि अच्छा इतनी रैंक इतने परसेंटाइल पर आती है, ये परसेंटाइल ये होता है, और एक आइडिया बना पाए इस चीज़ का। और इससे आप समझ पाते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में तैयारी कर रहे हैं उसका जो ओवरऑल विजन है चीज़ों को करने का, एड्स को पब्लिश करने का, वो कैसा है। इससे हम समझ पाते हैं कि हम लोग किसी ऑथेंटिक जगह काम कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, और कितना मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। तो अगर लगभग 300 बच्चों में 28 बच्चे, 25 बच्चे, 28 बच्चे अगर 25,000 रैंक के अंदर आ सकते हैं, तो ये लगभग क्या परसेंटेज है? मतलब ये क्या परसेंटेज है? लगभग 10%। ये लगभग 10% का है विद इन ऑल इंडिया रैंक 25,000 के अंदर। मतलब 10% का तुम परसेंटेज समझ पा रहे हो कितना ह्यूज परसेंटेज है? इट इज कॉल्ड अ ह्यूज परसेंटेज। 10% विद इन 25,000 में आपको लगेगा अरे मैं तो फिर तो 90% लोगों को कुछ होना ही नहीं। वेल, पूरी कंट्री का सिलेक्शन परसेंटेज तो 1% है, शायद 1%। तो जब 1% है कोई चीज और उसमें कोई एक इंस्टीट्यूशन 10% का सिलेक्शन मेंटेन कर रहा है विद इन रैंक 25,000, जबकि अगर सही से जोसा काउंसलिंग दिमाग लगाए किया जाए, राइट स्टैटिस्टिक्स के साथ, राइट तरीकों के साथ, तो जोसा काउंसलिंग में जैसा अग्रवाल सर, सब टीचर्स लोग मिलकर बताते हैं, 50-50 हजार रैंक तक भी अगर आप दिमाग लाए काउंसलिंग कर ले सही से, प्लानिंग से, तो 50,000 रैंक, 60,000 रैंक तक भी आप NITs, IIITs की कोई ट्रेड निकाल ले जाते हैं। हमने क्या कहा? दिमाग लाए काउंसलिंग करें। काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग आपको उतरना। अभी हमने एक वर्ड यूज किया, कौन सी काउंसलिंग? जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जो जेईई मेन और जेईई एडवांस को मिला के काउंसलिंग करती है। यानी एक बच्चे को IIT, NIT, IIIT, GFTI, इन सब का सिलेक्शन एक समय पे करना होता है।
एक ही समय पर, कि मैं ये कॉलेज लूं, इसको छोड़ दूं, इसको लॉक करूं, यहां जाने दूं। तो ये रैंक ऊपर नीचे होता रहता है सिलेक्शन के समय। जोसा काउंसलिंग में आपको स्टडी करना पड़ता है, उसके स्टैटस को समझना पड़ता है। उसके लिए भी कैट जी, जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा अगले साल, तो कैट जी तुम्हारे लिए, उसके लिए भी काउंसलिंग सेशन अरेंज करेगा, तुम्हें एक एक्सेल शीट देगा जिसके थ्रू तुम जान पाओगे कि क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, किस रैंक पर क्या ट्रेड ओपन कर रहा है, कौन सा कॉलेज क्लोज कर रहा है, तो मैं जाकर कौन से कॉलेज को हिट करूं। वरना कभी कभी रॉन्ग प्लानिंग से अच्छे अच्छे कॉलेज हाथ से निकल जाते हैं, और राइट प्लानिंग से कमजोर रैंक पे भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज हाथ में आ जाते हैं। सर सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से। राइट प्लानिंग मतलब आपको होमवर्क करके जाना पड़ेगा। उसके लिए होमवर्क कमजोर रखेंगे तो आप राइट टाइम पे हिट ही नहीं करेंगे कॉलेज को। उसी तरह जो नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चे, जब ये जो अभी जितने बच्चे नीट के बच्चों को, तुम लोग को भी हम पूरा गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट क्लास में तुम लोग के प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट। लास्ट ईयर के बच्चे, जो बच्चे नीट का एग्जाम दिए, जो लास्ट ईयर के बच्चे नीट का एग्जाम दिए, वो फ्लैग की जरूरत हमको है। बच्चे एडमिशन, जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा कुलदीप पटेल था, जिसका मार्क्स आया था 665, वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अभिषेक गुप्ता, जिसकी रैंक थी, मार्क्स आया था 664। अच्छा देखो, 680 रैंक पे लास्ट ईयर, 680 मार्क्स पे नीट में मार्क्स रैंक आई थी 720 के आसपास, और 665 पे रैंक आई थी 2149, यानी 21449। इससे नीट वाले बच्चों को आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स पे, यानी 665 मार्क्स पे 2000 समथिंग रैंक आई है। 664 पे 2300 समथिंग रैंक है। 654 नंबर पे यानी 654 पे 3783 रैंक आई है। तो यानी तुम देख रहे हो कि 600-650 नंबर पे कितनी रैंक आ रही है। बायोलॉजी बच्चे कौन से हाथ उठाओ, इसका आइडिया लगा पा रहे हो? यानी 650 नंबर के आसपास रैंक आ रही है। 3500, 3700, 3800 ऐसी रैंक आ रही है। यानी तुम्हें अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि 600-650 मार्क्स का मतलब क्या होता है नीट पे जाके। ईमानदारी से बताओ, तुम में से कितने बच्चों को यह आइडिया था या नहीं था? हाँ बताओ कि 600-650 पे क्या रैंक आती है। ईमानदारी से बताओ कितने लोग को आइडिया नहीं था इस बात का? आइडिया नहीं था। और कितने लोग को आइडिया था इस बात का? वाह, बड़े अवेयर बच्चे हो। तो 600-650 रैंक पे ये होता है, और 664 यानी 2300 रैंक पे इस बच्चे को एम्स पटना मिला हुआ है, एम्स पटना। और 654 यानी 3780 रैंक पे सानिध्य श्रीवास्तव को एम्स देवघर मिला हुआ है, एम्स देवघर। तो यानी एम्स भी अब आईआईटीज की तरह धीरे धीरे नंबर में बढ़ रहे हैं। आईआईटीज ग्रेजुअली बढ़ते चले गए। 27-28, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज करीबन 30 आईआईटीज सर हैं, लगभग 27 या 30 आईआईटीज के आसपास हैं, करीबन 27 आईआईटीज आज हैं। अलग अलग आईआईटीज का अलग अलग रैंकिंग है ऑफकोर्स, उस तरह अलग अलग एम्स का भी अलग अलग रैंकिंग है। कई बार लोग, कुछ एम्स की रैंकिंग कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस से कमजोर है, तो लोग उसको छोड़कर अच्छे मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। तो ये सेशन जो हम लोगों ने किया, साथ में जो ये रिजल्ट एनालिसिस किया, ये परफॉर्मेंस किया, कितने लोग फील कर रहे हैं कि उनको इससे बेनिफिट हुआ? आज आइडिया लगा कुछ इससे? आज क्या तुम समझ पा रहे हो अपने कॉलेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में? तो सिर्फ, और अब वैसे साथ ही साथ यहां पे ये भी एक कोचिंग है बनारस में। इस कोचिंग का नाम है L1 कोचिंग। L1 कोचिंग का जो रिजल्ट छपा है यहाँ, वो ऐसे छपा है, ऐसे छपा है। इसका लिखा है नीलेश 1600 रैंक, विकास 1680 रैंक, संदीप 1750 रैंक। कौन संदीप, कौन अभिषेक, ये लोग हैं कौन?
इनका क्या ना, इनका कोई एप्लीकेशन नंबर है, इनका एप्लीकेशन नंबर तक नहीं है। बैच तो छोड़ो, बस सीधे नाम लिखा है, अभिषेक, बबलू, पिंकू, टिंकू, बस नाम लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, बस नाम लिखा है और कुछ भी रैंक लिखा है। इवन ये तक नहीं लिखा है बच्चों कि ऑल इंडिया रैंक, AIR लिखा है क्या, मतलब AIR जनरल कैटेगरी है कि AIR OBC कैटेगरी है, क्या है, बस नाम और कुछ भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब किसी रिजल्ट को, किसी बच्चे ने शायद कुछ बोला PW, तो PW का कोई रिजल्ट आए तब तो दिखाएं, कोई रिजल्ट, टी-शर्ट पहनने से रिजल्ट थोड़ी आएगा। अरे रिजल्ट आए तब तो बताएं। आकाश का रैंक कहीं कुछ जब आया ही नहीं, एलन का रैंक हम बनारस में क्यों बताएंगे? एलन का रैंक फिटजी कोई रिजल्ट यहाँ पब्लिश ही नहीं, जब फिटजी कोई रिजल्ट पब्लिश ही नहीं हुआ ऑलटुगेदर बनारस का। आकाश का रिजल्ट IIT का पब्लिश ही नहीं हुआ JEE मेन का अखबार में, प्लस जब उनका रैंक आता है तो वो लोग किसी भी, आकाश का इवन तुम जाकर नीट का भी रिजल्ट देख लोगे तो उस रिजल्ट से क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा रिजल्ट उनका वाराणसी का है, कौन सा रिजल्ट उनके दूसरे शहर का है, कौन सा रिजल्ट उनका ऑल इंडिया का है। कहीं से आप उस रिजल्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और जिस रिजल्ट को आप देख के डिस्टिंग्विश ना कर सकें, स्टडी ना कर सकें, एनालाइज ना कर पाएं, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पे खड़ी होती है। इसीलिए सोच समझ के तैयारी अच्छे से दिमाग लगा के, और अल्टीमेट याद रखो कि तैयारी तुम्हारी खुद की है। इसके साथ सर, नीरज सर, क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? तुम लोग कुछ सिर्फ ये सब बातें करने के बजाय कुछ पूछने की इच्छा है या कुछ कहने की इच्छा है, या किसी का कोई ओपिनियन है इस पे? कुछ जानने को मिला आज? वैसे नीट बच्चों को फिर से कॉलेज वगैरह लिस्ट हम क्लास में जाके देंगे तुम लोगों को, कॉलेज के लिस्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई अपनी ऑन रखो। हाँ पूछो बेटा, आओ आगे पूछो। और किसी सेकंड या थर्ड और टेंथ के भी 250 मार्क्स आते हैं, तो रैंक में प्रेफरेंस किसे मिलेगी? इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, भला इस बच्चे को कुछ पूछने की इच्छा हुई। इसने पूछा कि किसी का 250 नंबर आया 12th पढ़ते बच्चे का, और किसी का 250 नंबर आया उस 12th पास जो बच्चा दे रहा है, यही पूछ, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? जेई अपने चांस क्लियर कर दिया है, एक 12th का चांस, एक अगला चांस। वो रैंक बनाते वक्त इन बातों को उसको ध्यान ही नहीं रखना होता है कि कौन सा 12th का बच्चा है और कौन सा 12th पास बच्चा है। वो सीधे देखेगा तुम्हारा मार्क्स कितना आया, तुम्हारा मार्क्स कितने परसेंटाइल में कन्वर्ट होता है, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, और उस परसेंटाइल पे तुम्हारी रैंक कितनी आती है। यानी 12 के बच्चे और टारगेट के बच्चों का एकदम बराबर का आमना सामना होता है जेईई में एग्जाम में। और कह सकते हैं कि 12 के बच्चे बहुत फ्रेश एडवांटेज होते हैं, क्योंकि वो एकदम फ्रेश चीज़ें पढ़ के गए होते हैं। कभी कभी टारगेट बच्चे थोड़ा सैचुरेट कर जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो 12 के साल में सब पढ़ के भी ये बोर्ड के चक्कर में थोड़ा परेशान होके उलझ के कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जेईई में जाके नहीं कर पाते, और अच्छे बच्चों का परसेंटाइल आ जाता है 80, 75 ऐसे परसेंटाइल आ जाता है। इवन नीट बच्चे जो पढ़ते हैं पहले साल में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का मार्क्स आ जाता है 450, 450, 400, 500 ऐसे आ जाता है। लेकिन वही बच्चे जस्ट एक और चांस लेते हैं और फाउंडेशन तैयारी किए हुए हैं। और तुम जान लो, तुम्हारे जो साथी आज सोसाइटी में बाहर फाउंडेशन तैयारी नहीं कर रहे, तुम आज फाउंडेशन तैयारी कर रहे हो,
ये तुम्हें किस किस्म का स्ट्रेंथ अंदर से प्रोवाइड कर रहा है, ये तुम अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये कितना अंदरूनी स्ट्रेंथ तुम्हें पैदा कर रहा है और ये बाद के सालों में तुम्हें कितने एडवांटेज पे रखने वाला है। तो इसलिए ये तैयारी और टारगेट में जाकर कोचिंग चेंज करना, ये अदरवाइज अगर आपकी कोचिंग भाई एकदम ही वो अभिषेक बबलू पिंकू वाली है तो बात ही अलग है। अदरवाइज कोचिंग चेंज करना कहीं से बुद्धिमानी किस साल में नहीं है, टारगेट के साल में नहीं, क्योंकि आप उस पूरे सिस्टम के साथ एकदम जेल हैं। आपको करना है सेल्फ स्टडी, वन मोर चांस को हिट करना है। मगर अभी तुम लोग ये सोचने का समय नहीं है, तुम्हारा समय है कि तुम अपने अगले 8-9 महीने का कितना सही यूज करो और अपने जेई मेन जनवरी, नीट वाले बच्चे ऑफकोर्स मई में एग्जाम है, लेकिन नीट के बच्चे 400-450 पे लैंड ना करें, इसकी होमवर्क पे लग जाओ अभी से और अलर्ट हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे तुम लोगों से।